नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपना 11वां टॉपिक था, 11वां टॉपिक था, 11वां चैप्टर था आपके किरण प्रकाश की, ऐसे करके उस टॉपिक को अपन पढ़ रहे थे। आपने कल तक पढ़ा था कि अपन ने एक गोलीय कोश में, ये गोलीय कोश है, इससे अपन ने दो गोलीय दर्पण काटे थे। ये दो कट लगाए, ये गोलीय दर्पण काटे अपन ने। इन गोलीय दर्पणों पर आपने इधर पॉलिश की थी, इधर पॉलिश कर दी है। अब देखने पर अपन को क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है उभरा हुआ भाग है इधर से, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ये धसा हुआ भाग है, इसलिए इसे अवतल दर्पण। यहां पर इसे बोला था केंद्र सी, ये इस गोले का केंद्र है, इसलिए इसे अपन ने बोला था वक्रता केंद्र। इन गोलीय दर्पणों के केंद्रों को अपन ने बोला था ध्रुव P। क्या बोला था? ध्रुव P। और इस अक्ष को बोला था, C से P को मिलाने वाली अक्ष को बोला था मुख्य अक्ष। ये चीज अपन ने देख ली थी। इसके बाद आप देखें वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र में क्या बना था? इस बड़े गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या क्या बनेगी? इस बड़े गोले की त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या क्या बनेगी? वक्रता त्रिज्या। ये क्या बनेगी? वक्रता त्रिज्या। ये क्या बनेगी? वक्रता त्रिज्या। यहां से केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब, ये क्या कहलाती है? अपनी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बनेगी। वक्रता त्रिज्या के बाद आप लिखेंगे, इस वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं R से। इसकी परिभाषा भी लिख लो। गोलीय दर्पण को जिस गोलीय कोश से काटा गया था, गोलीय दर्पण को जिस गोलीय कोश से काटा गया था, उस गोलीय कोश की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होगी। इसके बाद आप लिखें दर्पण पर अभिलंब। दर्पण पर अभिलंब, अभिलंब मतलब इस दर्पण पर अभिलंब। इस दर्पण पर अभिलंब क्या होता है? अपन ने देखा था पहले, ये एक तल देखा था अपन ने। यहां से एक किरण आपतित की थी कल, और उस किरण को परावर्तित किया, वापस यहां से टकरा कर वापस गई। तो इनके बीच में ये क्या था? तल। ये तल पर क्या था? अभिलंब। ये क्या था? अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है? इसे अपन देख रहे हैं, इस अभिलंब को देख रहे हैं अपन। ये क्या होता है? इस वक्रता केंद्र से इस गोलीय दर्पण पर खींची गई कोई भी रेखा अभिलंब होती है। मतलब ये रेखा, मान लो मैंने ये रेखा खींची, ये क्या है आपकी? ये आपकी अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो आप परिभाषा लिखें, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा, दर्पण को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा दर्पण पर अभिलंब कहलाती है। दर्पण पर क्या कहलाती है? अभिलंब। दर्पण वक्रता अभिलंब हो गया अपना। अब यहां एक छोटा सा नोट डाल के लिख लें आप। लिखें कि दर्पण पर अभिलंब की दिशा, दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित प्रकाश किरण पुनः उसी रेखा पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। पुनः उसी रेखा पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। क्या बोला मैंने? दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित प्रकाश किरण पुनः उसी रेखा पर विपरीत दिशा में लौट जाती है, क्योंकि आपतन व परावर्तन कोण दोनों शून्य होते हैं। क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण दोनों शून्य होते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है अगर इस अभिलंब की दिशा में कोई प्रकाश आया, ये आया,
तो ये प्रकाश वापस इसी दिशा में लौट जाएगा, क्योंकि अभिलंब पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये मान लीजिए ये अभिलंब की दिशा में भी प्रकाश आया होगा, प्रकाश लाइट अपन ने यहाँ लगाई, तो अपन यहां से थोड़ी दिखाएंगे भाई यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से आया, तो यहाँ से भी आया होगा, लेकिन यहाँ से आने वाला प्रकाश वापस इसी दिशा में लौट गया था, इसलिए अपन ने उसको दिखाया नहीं। तो यहाँ पर आपतन और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। वैसे तो आपके अभिलंब के, इस अभिलंब के दोनों तरफ के कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर यहां से कोई प्रकाश आया तो वो प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 होंगे। तो आपने लिख लिया नोट, आपतन और परावर्तन कोण दोनों 0 होते हैं। इसके बाद आप अगला टॉपिक लिखे, इसमें अगला बिंदु लिखे फोकस बिंदु। इसमें फोकस बिंदु देखेंगे अपन। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु होता है जो आपने अभिलंब डाले थे, यहां पर तो अभिलंब डाले थे, अब अपन प्रकाश डालेंगे दर्पण पर। पहले आप देख ले, मैं समझा देता हूं इसको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लिखे, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस बिंदु लिख रहे हैं अपन। फोकस बिंदु किसे लिखते हैं? F से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। मैंने क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। जैसे मैंने बोला ये आपका अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण है और ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये किरणें जहां से गुजरेगी, यह क्या कहलाएगा? आपका फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। इधर भी बना दें, इधर भी बना दें, ये भी यहां से गुजरेगी, ये क्या कहलाया? आपका फोकस बिंदु। इधर से आई और जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। ठीक है, ये आपका पोलर P। फोकस बिंदु भी आपका हो गया। इन चीजों को अपन जब आराम से आपको बनाएंगे, जब वस्तु को F पर रखे, 2F पर रखे, अनंत पर रखे, ऐसी चीजें बचपन में आपने पढ़ी होगी, उन कंफ्यूजनों को भी दूर करेंगे और इनको और अच्छी तरह से समझेंगे। अभी आप इनको समझते जाइए और लिखते जाइए। मैं जो चीजें नहीं लिखा रहा, आपको अच्छी लग रही है, उनको भी आप लिख सकते हैं। चित्र बनाया था, चित्र भी बना सकते हैं। अगला लिखे फोकस दूरी। फोकस बिंदु अपना हो गया फोकस दूरी। फोकस दूरी लिखना, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, यानी कि ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी जो अपन ने ये बनाया था, इसमें ये F बनाया था, तो ये क्या था? P। तो ये P और F के बीच की दूरी क्या कहलाई? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी। फोकस तल, अगला टॉपिक फोकस तल। अगला बिंदु लिखना फोकस तल। फोकस तल में लिखेंगे फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के, फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल, ये लंबवत गुजरने वाला तल, ये क्या कहलाएगा? फोकस तल। ये तल, अगर कोई तल गुजरता है फोकस तल से, फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। फोकस तल भी आपका हो गया। अगला देखें, अगला बिंदु है आपके द्वारक। लिखें द्वारक।
क्या लिखेंगे? द्वारक। जैसे अपन ने ये बनाया था अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में यहां अगर आप M1 लिखें, यहां लिखें M2, यहां M1 लिखें, यहां M2 लिखें, यहां क्या था आपका P, ये क्या था आपका P, यहां पे आपकी पॉलिश हो रही थी। तो ये जो M1 M2 है, ये M1 M2 है, ये आपका क्या कहलाएगा? द्वारक। इसकी परिभाषा लिख लें, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के परावर्तक तल का व्यास। मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल कौन सा था? परावर्तक तल, ये परावर्तक तल, इधर वाला, उधर वाला पॉलिश वाला, इधर वाला बिना पॉलिश वाला, क्या है आपका? परावर्तक तल। क्योंकि इस पर से ही तो आपके वापस किरणें गुजरती थी, तो ये परावर्तक तल है ना। इस परावर्तक तल का व्यास, इस परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाएगा? द्वारक। इसे किससे लिखेंगे? M1 M2 रेखा ये, ठीक है, परावर्तक तल हो गया। इसके बाद लिखा है आपको फोकस तल हो गया। अब तीन चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं, जिसको अच्छी लगे लिख लेना, समझनी आपको है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनके बारे में। वो है आपके कोणीय द्वारक। क्या है? कोणीय द्वारक। अगला है सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणें। सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणें। तीन चीजें हैं, इनके बारे में समझाता हूं मैं आपको। कोणीय द्वारक तो हो गया आपके दर्पण के व्यास द्वारा वक्रता केंद्र पर बनने वाला कोण। दर्पण के व्यास, ये दर्पण का व्यास, इसके द्वारा, इस दर्पण के व्यास द्वारा दर्पण के केंद्र पर बनने वाला कोण, ये क्या कहलाता है? कोणीय द्वारक। ठीक है। इसके बाद देखिए सीमांत द्वारक है, जो सीमांत किरणें हैं। सीमांत किरणें क्या होती है? ये जो अपन ने बनाया था अवतल दर्पण आपका, इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के दूर, जैसे यहां पर अगर कोई किरणें आती है, यहां दूर, ये दूर कोने की तरफ प्रकाश किरणें, अपन ने इधर से लाइट लगाई, इधर से प्रकाश किरणें आई, तो ये अगर इन कोनों पे आती है किरणें, इन्हें क्या बोलता है? सीमांत। ये सीमा खत्म होगी, इनकी सीमा होगी इस दर्पण की लास्ट सीमा आ रही है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सीमांत किरणें। और जो अंदर आती है किरणें यहाँ पर मुख्य अक्ष के पास, मुख्य अक्ष के पास वाली किरणें वो बोलती है उपाक्षीय किरणें। अक्ष के पास आ रही है किरणें, इसलिए उपाक्षीय किरणें, और ये अक्ष से दूर आ रही है, मुख्य अक्ष से दूर पड़ रही है किरणें, इसलिए इन्हें बोलते हैं सीमांत किरणें। इन चीजों को आप समझ लें, जिसको अच्छी लगे साइड में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आपके गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे अपन, गोलीय दर्पण में अपन ने गोलीय दर्पण बने कैसे थे वो अपन ने समझ लिया अच्छे से। ये सब वो चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन समझते नहीं थे, बस इन चीजों को जो था वो पढ़ लेते थे। आज अपन ने दिखाई कि होता क्या है, बनते कैसे हैं, चीजों को समझे आप अच्छे से। अब अपन दो चीजों के बारे में विचार करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले गोलीय दर्पण, आपके अवतल दर्पण थे और एक उत्तल दर्पण थे, दोनों थे। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ने से पहले अपन समतल दर्पण के बारे में कुछ जानेंगे। समतल दर्पण जो अपना ये था, सादा दर्पण जो होता है घर पे कांच देखने का, ये समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में अपन जानेंगे। समतल दर्पण की कुछ चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको अच्छी लगे लिख लेना। वैसे जानते हैं लोग
समतल दर्पण में अपन ने पढ़ा था परावर्तन, तो ये परावर्तन, समतल दर्पण में परावर्तन कोर्स तो अपन वहां से आगे चलाएंगे, दो गोलीय दर्पण से। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। समतल दर्पण में परावर्तन देखा था अपन ने, ये तलचा आपके यहां से एक किरण आई और इधर निकल गई, ये आपतन किरण, ये परावर्तन किरण, ये देखा था, ये अभिलंब। तो ये परावर्तन है ना, ये दो प्रकार का होता है। ये परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो समतल परावर्तन, एक होता है विसृत परावर्तन। विसृत परावर्तन, विसृत परावर्तन। अब समतल परावर्तन और विसृत परावर्तन क्या होता है, देखें आप। ये समतल परावर्तन है तो ये होता है कि जैसे एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, सीधा सत्य दर्पण है, उस पर किरणें आएगी, ये किरणें आई, एक ही दिशा से किरणें आई, और ये किरणें आकर और इस दिशा में निकलेगी, इस दिशा में निकलेगी, इस दिशा में निकलेगी, इस दिशा में निकलेगी, क्योंकि ये समतल दर्पण है, बिल्कुल प्लेन है। जिस प्रकार, जिस निश्चित दिशा में से ये आई थी और एक निश्चित दिशा में निकल गई, मतलब एक निश्चित दिशा में ये आई थी और एक दूसरी निश्चित दिशा में ये निकल गई, ये आपके क्या कहलाए, समतल परावर्तन। दूसरा परावर्तन है आपके, जैसे ये इस प्रकार का कांच है, मान लो उबड़ खाबड़, ये ऐसा का कांच है, ये कांच आ गया आपके, उबड़ खाबड़ कांच है। अब इस पर कोई किरणें आएगी, मान लीजिए इस दिशा में से किरणें आई, ये किरण यहाँ आई, ये किरण यहाँ आई, ये किरण यहाँ आई, ये किरण यहाँ आई, तो ये क्या ऐसे ही आएगी क्या, ये एक तो जाएगी इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, यहां से कोई किरण आई, ये सब इधर उधर जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन। मतलब एक निश्चित दिशा में से आए और निश्चित दिशा में निकल ले, सीधी सीधा साधा काम दिखे अपन को, वो कहलाएगा समतल परावर्तन। और ये टेढ़े मेढ़े कांच से जो इधर उधर जाए, वो क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। ये दो परावर्तन है, आपने समझ लिए। समतल परावर्तन और मिश्रित परावर्तन के बाद आप परावर्तन की कुछ चीजें और समझें, ये दोनों में काम आती है। गोलीय दर्पण भी काम आएगी और समतल दर्पण भी काम आएगी, इसलिए मैं इनको पहले समझा रहा हूं। डायरेक्ट वहां भी पढ़ सकते हैं अपन, तो पहले अगर पुरानी चीजों को समझ लें तो अच्छा होगा। एक आप देखते हैं कि दर्पण में क्या क्या चीजें अपन को मिलती है। जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब अपन को मिलता है, फोटो अपन को दोबारा मिलता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये अपन को कैसा मिलता है। पहली बात तो समतल दर्पण में अपन प्रतिबिंब देखते हैं, जब किसी दर्पण में आप प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको कैसा मिलता है, फोटो कैसा आता है आपका फोटो आता है उल्टा, उल्टा दिखता है ना अपन को। इधर की चीज तो इधर दिखती है, इधर की चीज इधर दिखती है। अगर इधर मैंने कोई टीका लगा रखा है तो इधर देखेगा, ऐसा होता है। समतल दर्पण में क्या दिखता है अपने को, इधर की चीज उधर देखते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। मतलब जब अपन कांच में कोई चीज देखते हैं, ये कांच है, इस कांच में कोई चीज देखते हैं अपन, ये लिखी, ये कोई कांच है, इसमें इधर पी देख रहे हैं, तो ये पी आपको कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। दूसरा है आपकी चीज प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब अपन को कैसा दिखता है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति का होता है, प्रतिबिंब अपन को कैसे दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे किसी कांच के सामने खड़ा हूं, ये कांच है, इस कांच के सामने खड़ा हूं, मेरे को क्या लगता है, मैं जितना दूर इस कांच से इधर खड़ा हूं, अपना फोटो भी कांच से उतना ही दूर उधर दिखता हुआ अपन को प्रतीत होता है। यानी कि आवाजी चीजें कांच तो इतना सा फिक्स है वो, लेकिन मैं अगर कांच से इतना दूर हूं तो मेरे को फोटो भी कांच में इतना ही दूर नजर आएगा, और कांच से इतना दूर हूं तो कांच में फोटो भी इतना ही दूर नजर आएगा। ये उसकी प्रकृति है, स्थिति है। उसके बाद तीसरी चीज है अपनी प्रकृति। प्रकृति मतलब अपन को फोटो कैसा दिखाई देता है, आपका फोटो कैसा दिखाई देता है, आभासी, आभासी दिखाई देता है आपको फोटो। जैसे आपने समतल दर्पण पर फोटो देखा, आपका न्यू फोटो देखा, तो आप सबसे पहले आप देखो, आप परछाई देखते हैं अपनी, जैसे परछाई पड़ी, ऊपर से लाइट पड़ रही है तो अपनी परछाई वहां पे दिखती है ना। तो दर्पण पर आपको ऐसा लगता है क्या कि आपकी परछाई दिख रही है आपको,
आपको फोटो दिख रहा है और उतना ही दूर दिख रहा है जितना आपका है। तो ये चीजें क्या है, आभासी है, वास्तव में थोड़ी परछाई पड़ रही है अपनी वहां पर, वास्तव में परछाई थोड़ी पड़ रही है अपने आपको, लेकिन आपको दिख रहा है भी अपना फोटो दिख रहा है यहाँ पर। तो वो क्या चीज दिख रही है आपको, आभासी। दर्पण में क्या दिख रहा है, आभासी। इसलिए प्रकृति क्या होती है, आभासी, आभासी प्रकृति होती है। और स्थिति आपने देखी है कैसी होती है, और पार्श्व परिवर्तन होता है। तीन चीजें और समझा दी मैंने। इसके बाद अपन वापस आते हैं अपने गोलीय दर्पण की चीजों पर। अब गोलीय दर्पण पर अपन क्या समझेंगे मैं आपको बता देता हूं। गोलीय दर्पण पर अपन वस्तुओं को अलग अलग जगह रखकर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। समतल दर्पण में अपन ने प्रतिबिंब का निर्माण करा, कैसे बने, कैसे क्या स्थिति बनी, क्या होता है वो सीख गए। उसके बाद गोलीय दर्पण पर अपन प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अब गोलीय दर्पण दो होते हैं आपके, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण में आपको सबसे पहले आपने देखा होगा कि वस्तु अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर रखने पर कहां बनता है, एफ और 2f पर रखने पर कहां बनता है। ऐसे आपकी खूब सारी चीजें पढ़ी होगी आपने बचपन में। उन चीजों को आप यहाँ पे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कैसे होती है, क्या होती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फिर आपको कल अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले आप इनको बढ़ाकर देखना और अपनी प्रैक्टिस देखना कितनी है, कितना समझ में आता है। ये अवतल दर्पण है। जब कोई भी किरण, यहां से प्रकाश किरण आती है, कोई भी प्रकाश किरण आती है, कहीं भी रखी हो वस्तु में, कहीं भी रखी हो, मैं कॉमन बता रहा हूं ताकि आप सभी में इसको अप्लाई कर सकें। जब बचपन में आपने पढ़ी थी तो आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि यार कभी तो किरण यहाँ रखते हैं, कभी किरण वहां रखते हैं, कभी किरण इस पर डालते हैं यहाँ पहुंचाते हैं, कभी किरण इस पर डालते हैं वहां पहुंचाते हैं। वो सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग नहीं होता। एक ही चीज है, उससे अलग अलग बनाए जाते हैं। तो एक ही चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रकाश किरण आपके आती है तो ये प्रकाश किरण जब आती है तो सीधी प्रकाश किरण जो आती है यहाँ पर, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएगी, मान लो वस्तु अपन ने कहीं भी रखी तो उससे प्रकाश किरणें सिर्फ यही नहीं आती, खूब सारी प्रकाश किरणें आती, ये खूब सारी। लेकिन हम लोग परिणामी स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ शुरू की किरणें और लास्ट की किरणों को ध्यान में दे देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पे अपन ने प्रकाश जलाया था तो ये प्रकाश किरणें ऊपर की जो प्रकाश किरणें, मान लो ये प्रकाश यहाँ से बल्ब जलाया आपने तो यहाँ से यूं बल्ब का प्रकाश ये फैल रहा है, ये बल्ब का प्रकाश फैल रहा है। तो इस किरण को, इस वाली अंतिम किरण और इस वाली प्रथम किरण, इनको अगर अपन ले लें तो अपन पता लगा लेंगे ना भाई परिणामी प्रकाश कहां कहां फैल रहा है। उसी प्रकार इसमें भी परिणामी प्रकाश ज्ञात करने के लिए प्रथम और अंतिम किरण रखकर आप इसका पता लगाते हैं। ये होता है इसका लॉजिक। यानी कि यहाँ का प्रकाश आप एक किरण को सीधी भेजते हैं और दूसरी किरण हमेशा पोलर पर भेजते हैं, पीक पर भेजते हैं। एक किरण को सीधी भेजते हैं, दूसरी पोलर पर भेजते हैं। अब जब ये किरणें यहाँ पर गई, दर्पण पर गई, तो दर्पण पर जाते ही आपको पता है कि इस केंद्र मतलब इस बिंदु से ये वक्रता केंद्र C पर एक अभिलंब हमेशा बनेगा, एक अभिलंब हमेशा बनेगा। तभी तो ये आपतन किरण और परावर्तन किरण का मान समान होगा और यहाँ F से निकलेगी। मतलब मैंने कहा कि जब भी कोई किरण यहाँ पड़ेगी, इस पर पड़ेगी तो उसमें क्या बनेगा, आपके इस पर पड़ने पर हमेशा एक अभिलंब बनेगा। यहाँ पर ये किरण पड़ी, ये किरण पड़ी तो एक अभिलंब ये बन गया, ये यहाँ पर अभिलंब बन गया इस बिंदु पर। तो ये किरण यहाँ से यूं गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। मतलब जब भी किरण इस पर पड़ेगी तो अभिलंब का निर्माण होगा और आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर रखकर आप किरण को वापस भेजते हैं। किरण इधर से आई, अभिलंब देखा, भाई अभिलंब ये पड़ा, इस अभिलंब के ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर देखकर, जितना कोण ये आया था ना उतना ही इधर देखकर इस किरण को वापस भेजते हैं। तब जाके अपन को पता लगता है वस्तु कहां पर बन रही है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। ऐसे नहीं जहां पर आया वहां से वापस भेज देते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखें कि अभिलंब बनता है यहाँ पर हमेशा, अपन उसको लिखते नहीं है कभी भी, अभिलंब को अपन कभी भी लिखते नहीं है। यहाँ पर किरण आई और वापस भेज देते हैं एफ पर होकर। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अभिलंब बनता है और ये किरण आपके एफ पर होकर गुजरती है और ये किरण इस अभिलंब के हिसाब से गुजरती है। दोनों किरण अभिलंब के हिसाब से गुजरती है, लेकिन ये आपके एफ पर गुजरती है और ये यहाँ पर गुजर जाती है।
ठीक है, इस हिसाब से आप जितने भी केस बनते हैं वो अनंत पर वस्तु रखने पर, अनंत और केंद्र के सी के मध्य रखने पर, ऐसे कर कर 6 आपके वस्तुएं अवतल दर्पण पर रखेंगे। उनको ध्यान रखना और बनाना, कल चेक करना आपके सही बनी है, कितनी सही बनी है, रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में इंतजार करें।